करेंगे बल्कि पैडागॉजिकल पैटर्न भी डेवलप करवाएंगे, कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ भी होगी। और जब ये दो चीज़ें हो जाती है ना, तो आप ऑप्शन से भी हल करना सीख जाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है? व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? दोस्तों, व्यक्तिगत विद्यार्थी का मतलब ही ऐसा होता है कि कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं होगा। उनकी रुचि व क्षमता अलग अलग होती है, उनके काम करने का तरीका अलग होता है, और सर इसी को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। लेकिन कुछ बातें दोस्तों दोनों में कॉमन भी होता है। जैसे हर बच्चों में विकास का क्रम सेम होता है। भाई एक बच्चा 5 साल का होगा, फिर वो 15 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा, फिर 25, यानी विकास का क्रम सारे बच्चों में एक जैसा होता है। अच्छा, विकास की क्षमता भी दोस्तों सारे स्टूडेंट में सामान्य होता है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं, सर कैसे विकास की क्षमता सारे स्टूडेंट में सामान्य क्यों होती है? इसका दोस्तों एक ही कारण है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं क्योंकि वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या हुआ? सामान्य से विशिष्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि बच्चा शुरुआत में तो सारे सामान्य बच्चे हैं, लेकिन बाद में जो जितना बेहतर कर्म किया वो विशिष्ट बनता गया। यानी सारे बच्चों के वृद्धि और विकास के सिद्धांत भी सामान्य होते हैं। यानी ये तो सर तीनों बातें बिल्कुल सही था। तो सर अलग क्या है? दोस्तों विकास की दर, विकास की दर सबकी अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 5 साल का बच्चा 500 शब्द सीख जाए, लेकिन वहीं एक 5 साल का बच्चा 50 शब्द भी ना बोल पाए। तो ये दोनों बातें संभव है ना। ऐसा थोड़ी है कि विकास की दर सेम हो जाएगी, जी नहीं, विकास की दर सबकी अलग अलग होती है। तो आपसे ये पूछा था कौन सबसे भिन्न है, तो चूंकि पहला ही ऑप्शन सबसे भिन्न है तो यही वाला सही हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगला, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालक की संगति को पसंद करता है, ये बच्चा किस अवस्था से है? दोस्तों हर साल हर बार हमेशा ये देखा गया है कि बहुत बार प्रश्न आपकी इन चारों अवस्थाओं से आते हैं, और मुझे ये पूरा यकीन है, मुझे पूरा पता है, आपको भी ये जानकारी अच्छे से होगा कि हर स्टेज में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। हमने आपसे कहा, देखिए बच्चा माँ बाप के साए को कब छोड़ना चाहता है, पहले आप ये डिसाइड कर लो। एक जो बच्चा होता है वो माँ बाप के साए को कब छोड़ना चाहता है, पहले यही आप लोग डिसाइड कर लो। दोस्तों माँ बाप के साए को छोड़ना पसंद करता है आमतौर पे जब उसकी उम्र कितनी होती है, करीब 7, 8, 9 साल की होती है। अमूमन आप इस बात को अच्छे पे जानते हो, है कि नहीं? तो अब आप लोग डिसाइड करो क्या लगता है, किशोरा, पूर्व किशोरा, उत्तर बाल्या या फिर शैशवा? दोस्तों देखो एक एक स्टेज के बारे में बताता हूँ क्या क्या प्रश्न आएगा। किशोर, हालांकि इसका उत्तर पूर्व किशोरावस्था है, लेकिन पहले सुनो किशोरावस्था से क्या प्रश्न पेपर में आता है। आपसे पूछेगा कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक में शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगर वो ये कहता है कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है, तब तो किशोरा। लेकिन मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर वो ये कह दे कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास सबसे तेज होता है, तब तो शैशवा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? किशोरावस्था शब्द को परिभाषित करने के लिए कोई एक शब्द बताओ। तो दोस्तों इसको परिभाषित करने के लिए एक ही शब्द है, उस शब्द का नाम है परिवर्तन। हाँ जी, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है। किशोरावस्था शब्द को किसने दिया, ये भी आपको अच्छे से पता है, G.S. हॉल ने दिया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? सर ये तो आपको पता है, मैं जानता हूं। मैं क्या पूछना चाहता हूं, आप लोग ये बताओ। 4 अवस्थाएं होती हैं ना। पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। क्या है? संवेदी पेशी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। रुके रहिए, अभी मैं इसमें कुछ खास बातें आपको कराने वाला हूं। तीसरा पॉइंट आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा पॉइंट दोस्तों आपका होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आप 4 बातें जानते ही हो। अब रुको, ये बताइए आप लोग, अब ये मैं 4 अवस्थाएं आपके सामने रखा, अब मैं आपसे 3-4 प्रश्न बनाने वाला हूं और आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर करते जाना है। ये बताओ इनमें से वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में
बच्चे के अंदर पलटावी गुण आ जाता है। बताएंगे आप इन चारों में से वो कौन सा स्टेज है जिस अवस्था में बच्चों में पलटावी गुण आ जाता है? पलटावी गुण समझते हो? पलटावी गुण का मतलब होता है दोस्तों बच्चे का मूल बिंदु पर वापस आ पाना। जैसे मैंने पलटावी गुण पहले आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 धन, 1 मिनट दोस्तों मैं कलर थोड़ा सा बदलूंगा। जैसे मैं कहूं 3 धन 5 बराबर 8, मैं ये बात आपसे कहा, मेरी बात सुनना। अब मैं क्या करता हूं, इस 3 को, 1 सेकेंड, अब मैं क्या करूंगा, इस 3 और 5 को दोस्तों क्या करूंगा, मैं मिटा दूंगा। क्या करूंगा? मिटा दूंगा। तो जो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा ये जान जाता है कि हाँ 3 धन 5 कहाँ गया? और कोई अवस्था ऐसी भी है जिसमें बच्चा जान ही नहीं पाता। तो मेरे दोस्त, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है, ये वाला, ये जो 2 से 7 साल वाला होता है, उसके अंदर ये गुण नहीं होता। वो समझ ही नहीं पाएगा कि 3 धन 5 कहाँ गया मिटा देने पर। लेकिन पलटावी गुण आ किस में जाता है? मूर्त में। इसमें बच्चे को पता होता है आखिर वो गया कहाँ पे। देखो कितने लोगों ने गलत किया, सब लोग अमूर्त अमूर्त कह रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। तो ये पलटावी गुण होता है भैया। अब एक प्रश्न मैं आपसे और यहीं से पूछूंगा, ये बताइए वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है? चलो बताओ, वो कौन सी अवस्था है इन चारों में से, इन चारों में वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण? और ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा गया है वस्तु अस्थायित्व का गुण, डायरेक्ट ये प्रश्न आया था, वस्तु अस्थायित्व का गुण। अब यहां पे रुकिएगा, एक बात बताओ, वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है? बच्चे ने अपने मम्मा को देखा, अपने पिताजी को देखा, और जब देखता है तो मम्मी को मम्मी ही कहता है, पापा को पापा बोलता है। लेकिन दोस्तों क्या जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वो पापा को मम्मी या मम्मी को पापा कह देगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहेगा। इसी को कहते हैं वस्तु अस्थायित्व। इतना आपने जान लिया। सबसे पहला जवाब आया है संजू यादव का, सर संवेदी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। संवेदी पेशी अवस्था में ही वस्तु अस्थायित्व का गुण पाया जाता है, जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है। हमने आपसे पहले ही समझाया था, एक ऐसा बालक जो मम्मी को मम्मी या पापा को पापा बोलना सीख गया है, बाद में वो पलटकर पापा को मम्मी या मम्मी को पापा नहीं कह देगा, क्योंकि अब उसके अंदर वस्तु अस्थायित्व का गुण आ चुका है। और मैं अंतिम प्रश्न आपसे अभी लास्ट में इसका पूछूंगा, अब आगे थोड़ा आपको बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर बाल्यावस्था की। दोस्तों ये काफी स्टेज में पूछता है आपसे, ये स्टेजेज वाले क्वेश्चन आपसे खूब पूछता है। उत्तर बाल्यावस्था कौन सी उम्र होती है? शैशव काल कौन सा होता है? पूर्व बाल्यावस्था कौन सी होती है? तो मैं आपको सब बताने वाला हूं। थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहूंगा। चलो बताओ, आप लोग कलर को चेंज करेंगे। दोस्तों अगर शैशव काल कहे तो 0 से 3 साल को शैशव काल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज द की आप सक्सेस। हम बहुत कुछ पढ़ें, हमें कुछ ना याद हो, क्या फायदा? शैशव काल क्या? 0 से 3 वर्ष। दोस्तों 3 से अगर 6 वर्ष है तो उसे कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व बाल्यावस्था। अगर वो 6 से 9 वर्ष का बालक है तो उसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। इसका उत्तर है आपसे नंबर ए। 9 ना सही 14 तक चला गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात को समझो। 6 पे 10 को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो केवल बाल्या में चला जाता है। तो ये आपको पक्का और पूरा पता होना चाहिए। और आप में से रानी को देखो, विशु को देखिए, अनुराधा मिश्रा को देखें। वैसे अनुराधा मिश्रा ये तो बहुत मेहनती बालक है, आप इनके कमेंट को चेक करें। मैं कल इनके कमेंट्स को वाईटी स्टूडियो में चेक कर रहा था। ये बच्चा एक एक प्रश्न का जो उत्तर है पूरे लाइन में, पूरा कमेंट में लिखता है। ये आप चैट बॉक्स को चेक करिएगा, ये चैट बॉक्स है, ये कमेंट बॉक्स आप लोग चेक करेंगे तो आपको दिखेगा। इसे कहते हैं रियल मेहनत। मैं कहता हूं आप उनके जैसे देखिए, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। मैं तुलना भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं अगर वो तुलना आपकी भलाई के लिए है, उससे आपको नौकरी मिल सकती है, उससे आप सीटेट पास कर सकते हो, उससे समाज में आपकी भी एक जलवा हो सकता है, समाज में आपको भी लोग देखकर गौरवान्वित हो सकते हैं, तो दैट मीन्स फिर उसमें बुराई क्या है? उसको कर लेना चाहिए, है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विग एवं हंट के अनुसार किस अवस्था को, बहुत ध्यान से बोलिएगा आप लोग, किस अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, देखो ये प्रश्न आ ही गया, मैंने कहा था ना पेपर में पूछा था ये,
परिवर्तन शब्द किस अवस्था के लिए है? अब देखो, अभी अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया था, अभी जस्ट मैंने बोला था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें परिवर्तन शब्द आता है। तो हमने कहा सर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन है, तूफान है, विरोध है, वो किशोरा में ही है। और जीवन का कठिन काल इसको किसने कहा था? आप भी कमेंट में लिखो। परिभाषा पूछता है जीवन का कठिन काल, तो अगर जीवन का कठिन काल कहेगा तो दोस्तों कठिन काल कहा था हरलॉक ने। किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। यह आपको पक्का याद रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में होता है? बताओगे आप लोग? चलो बताओ, संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में होता है? मैं चाहूंगा आप लोग उत्तर करेंगे। शिवांश, दिव्या, आभा, संजू, लवली, प्रीति कुमारी। दोस्तों इसका ट्रिक है, जैसे आपसे पूछेगा कि संग्रह की प्रवृत्ति किस अवस्था में होता है, तो आप सिंपल पे कह देना क्या? सा से शैशवा और सा से संग्रह की प्रवृत्ति, तो हो गया शैशवा अवस्था। सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछे कि मिथ्य परिपक्वता की अवस्था किसे कहते हैं, ये आप बताओगे। कमेंट में सब लोग टाइप करो जल्दी से कि मिथ्य परिपक्वता की अवस्था किसे कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने बोला था कि वो कौन सी अवस्था है जिसमें चलिए बताइए, मिथ्य परिपक्वता की अवस्था दोस्तों किसे कहा जाता है? फास्ट आप लोग उत्तर करेंगे तेजी के साथ में। तो हमने कहा दोस्तों बाल्यावस्था, जो उम्र बच्चे की 6, 7, 8, 9, 10, 11 साल वाले बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर झूठे वहम पाल कर रखते हैं ये, है ना। तो झूठी परिपक्वता, मिथ्य परिपक्वता बाल्यावस्था को कहा, और ये कहा किसने था? रॉस ने कहा था। वापस आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास के महत्व को समझने का क्या कारण है? भैया उत्तर तो आप करोगे मुझे पता है, लेकिन मैं लगे हाथ थोड़ी आपसे और एक बात पूछना चाहूंगा कि बाल केंद्रित शिक्षा को किसने दिया था? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया? दोनों अलग बात है। बाल केंद्रित शिक्षा को किसने दिया, ये बात अलग है, और बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन किसने किया, ये बात अलग है। तो दोनों प्रश्नों को अलग अलग प्रकार से पेपर में पूछता है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। तो आप लोग बताएंगे प्रीति, रचना, दिव्या, चंदन प्रभात, और इसके अलावा शुभम दुबे और हमारे प्यारे भाई बहन। दोस्तों बाल विकास का साफ साफ मतलब है वो बाल केंद्रित शिक्षा हो। सर सही है। बालक के स्वभाव को समझो, सही है। संतुलन बना के रखो, सही है। यानी ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं कुछ पूछा था आपसे कि बाल केंद्रित शिक्षा को किसने दिया था? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा को दिया था रूसो ने। किसने दिया था? हाँ, इन्होंने ही इसको दिया था। और बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन किसने किया? तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे पहले समर्थन देने का काम किया था जॉन डीवी ने। मैंने क्या कहा? दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कहे कि बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया तो रूसो, अगर ये कहे कि समर्थन किसने किया तो भैया जॉन डीवी। अब मेरे के यहां से मैं कड़ी से कड़ी जोड़ूंगा। रूसो के द्वारा पेपर में 3 प्रश्न बनता है, वो तीनों आपको पता होना ही चाहिए। वो 3 प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं? पहला, रूसो का जो पहला क्वेश्चन आता है कि बालक के आंख, नाक, कान, हाथ, पैर ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, ये बात किसने कहा? तो भैया ये बात रूसो ने ही कहा था। और दूसरी, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक स्वयं करेगा, ये बात भी दोस्तों रूसो ने ही कहा था। और तीसरी बात, इनकी एक पुस्तक आपको याद रखना है दोस्तों, वो है एमील। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपको प्रॉपर हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए। दोस्तों ये क्लास केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो बार बार 70 पे 90 नंबर के बीच में रह जाते हैं। सिंपली मैं क्लियर बात बता दूं आपको, आप पहली बार देने जा रहे हो तो ये अच्छी बात है कि आप सेशन में जुड़ गए, आपसे तो गलती खैर होगी नहीं तब दोबारा। चलो, लॉरेंस कोहलबर्ग, हमें पता है कि ये नैतिकता के शोध के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लॉरेंस कोहलबर्ग के मैं 3 स्तर यहाँ पे दूंगा और मैं फिर आपसे क्वेश्चन करूंगा। पहला स्तर था दोस्तों इनका पूर्व परंपरागत स्तर, इनका पहला स्तर था पूर्व परंपरागत स्तर, सही बात है सर। दूसरा था दोस्तों इनका परंपरागत स्तर, अभी क्वेश्चन मैं करूंगा, रुके रहो, परंपरागत। और तीसरा था दोस्तों इनका उत्तर परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अब रुकिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताइएगा आप लोग, अगर पेपर वाला ये पूछे कि वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावी होती है, लॉरेंस कोहलबर्ग की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावी होता है? मैं चाहूंगा कमेंट में आप लोग लिखो
तीनों स्तर दिए गए, इनमें से कोई एक आपका उत्तर बनेगा। जी हां, हमें जानता हूं, मुझे पता है आप लोग करोगे, पक्का करोगे। और दोस्तों सेशन को आप लोग प्लीज प्लीज, ये आपसे निवेदन है, लाइक और शेयर ये आप लोग प्लीज जरूर अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक कर दीजिए, क्योंकि सिंपल सी बात है कि आपका सपोर्ट और प्यार ये हमारे लिए एक पूंजी होता है, ये मेरे लिए सब कुछ होता है। हाँ जी, देखो सिंपल सी बात है, अगर पेपर में पूछे कि लॉरेंस कोहलबर्ग का वो कौन सा स्तर है जिस स्तर में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा, देखिए बाजी मारा है अनुराधा मिश्रा ने, उसके बाद अगर मैं कहूं तो आभा ने भी बात इस स्तर पे की है दोस्तों, वो है पूर्व परंपरागत स्तर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा इसमें 2 पॉइंट होता है, एक होता है इसी में स्वार्थी बच्चा और दंड आज्ञा पालन। तो हमने आपको बताया कि पूर्व परंपरागत स्तर में 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो स्वार्थी है और दूसरा दंड आज्ञा पालन। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि मेहमान अगर मिठाई लेकर आते हैं तो जो स्वार्थी बच्चा छोटा सा है उसको लगता है सारी मिठाई हमको ही मिल जाए, लेकिन जब माँ बाप उसको कहते हैं बेटा दांत में कीड़े पड़ जाएंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि नैतिकता माँ बाप डिसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब पूर्व परंपरागत। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा, दूसरा प्रश्न यह है दोस्तों, यदि आप ईमानदार हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं टाइम बचाने की ज़्यादा कोशिश करता हूं, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिकता के विकास के किस चरण में है ये, बोलिए, चलो जल्दी आप लोग बोलो फास्ट। कविता, रेनू, देखिए जिनको सिलेक्शन लेना है, मैंने क्या कहा, मैं क्वेश्चन को टॉपिक बना देता हूं, ये आपको महसूस होगा। ये मत देखो कि स्क्रीन पर बड़ा आसान दिख रहा है, मैं बोलता क्या हूं ये बहुत मैटर करता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूं केवल सुनना ज़्यादा फोकस करो, कि आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर आप ज़्यादा फोकस करो। ये देखिए सबसे पहले उत्तर दिया है नीलम यादव ने, वेल डन नीलम। दोस्तों सत्य उत्तर यही है कि अगर किसी प्रश्न में, प्रश्न ने क्या कहा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, ठीक बात है, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। मैंने पूछा ये लॉरेंस कोहलबर्ग के किस चरण का बच्चा है, तो आपने कहा सर परंपरागत चरण का है, और परंपरागत स्तर में अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था वाला वो बच्चा है, यानी ये बात आपने पूरी तरीके से सही साबित की। तो सर कैसे पहचानेंगे सर ये परंपरागत में जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था में जाएगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में किसी बच्चे से, मेरी बात को सुनना, या कॉपी पेन लेकर बैठो, या तो कॉपी पेन लेकर बैठो या अपने दिमाग में सेव करो, क्या बोल रहे हैं सर, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था जो परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, इसको तब चुना जाएगा जब किसी प्रश्न में बच्चे से कोई उम्मीद रखी जाए कि भाई आपको ईमानदार होना चाहिए, बच्चे से कोई आकांक्षा रख रहे हो कि मैंने कल आपको खाना खिलाया, आज मेरे पास पैसे नहीं, आप खाना खिला दो, तो ये आप उम्मीद कर रहे हो ना। तो आकांक्षा, उम्मीद, विश्वास, ये अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था के अंतर्गत परंपरागत चरण में आता है। समझ पाए मेरे दोस्त? अब मैं आपसे लॉरेंस कोहलबर्ग का जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है वो सुनिएगा। पूछेगा इस तरह से कि लॉरेंस कोहलबर्ग का वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे के अंदर सबकी भलाई चाहने की बात होती है, बताओ आप लोग। अब बिल्कुल ठीक बात है वर्षा, बबीता, शशि बाला, दिव्या और नीलम, बोलिए आप लोग, सबकी भलाई चाहने वाली जो चरण है वो कौन सा है तीनों में से, परंपरागत, पूर्व परंपरागत या उत्तर परंपरागत? तो दोस्तों आपका मैं जवाब देखूंगा कि आप लोग बोलने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों, उत्तर परंपरागत। अगर बच्चे में सबकी भलाई अगर वो चाहने की बात कर रहा है तो वो चला जाता है उत्तर परंपरागत चरण में चला जाता है। मैं कहता हूं वीडियो फिर से देखना या पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए। क्या मैंने आपसे कहा, इस बात पर फोकस करिए। हमने कहा कि जो उत्तर परंपरागत चरण का बच्चा होता है वो सबकी भलाई चाहता है, डेट मीन्स उसमें कहा गया सार्वभौमिकता की नैतिकता, जो सबकी भलाई चाहने की बात करता है। इस बात को समझें, समझ पा रहे हो बात को? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए, तो दोस्तों ये आपके 3 चरण 3 प्रकार से प्रश्न पूछता, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आप चीज़ों को एकदम समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स सामने है, कोई बच्चा ये नहीं कहे कि सर नहीं समझ में आया। बताइए आप लोग, जिसको जो लगे अपने हिसाब से कहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूं। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन है, वो भी बता दूं। अगर शारीरिक विकास का जनक कहे तो सेल्डन, संज्ञानात्मक विकास का जनक कहे तो पियाजे, गामक विकास पियाजे, नैतिक विकास लॉरेंस कोहलबर्ग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, हमें आप पर नाज है कि आप में सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो भाई, मानव के विकास का सही क्रम आपको बताना है, कौन सा है बताओ भैया, मानव के विकास का सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले शैशवा आएगा, पर किशोरा नहीं। शैशवा आएगा, बाल्या आएगा, किशोरा आएगा, प्रौढ़ा, फिर बच्चा शैशवा में। हाँ, बी वाला उत्तर सही है, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र किसमें हो सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनना। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब सर क्या बोले, हमने कहा कि वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि कोई भी दो बालक एक जैसा नहीं होता दुनिया में। सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी रुचियां अलग हैं, उनके सीखने का तरीका अलग होगा, उनका कैरेक्टरिस्टिक चरित्र अलग होगा। तो जाहिर बात है सर चारों ऑप्शन सही हैं। लगे हाथ आपसे एक और क्वेश्चन में कर लेता हूं। एक डेफिनेशन आ गया चरित्र से ही कि चरित्र दोस्तों आदतों का पुंज है। चरित्र आदतों का पुंज है। यह डेफिनेशन किसने दिया था। चरित्र आदतों का पुंज है, यह बात दोस्तों किसने कहा था बताइए आप लोग। यह परिभाषा किसका था कि चरित्र आदतों का पुंज है। जी हां, अजय, नीलम, लवली, रेनू, वर्षा, कनौजिया। दोस्तों अगर हमसे आपको कोई शिकायत हो, अगर आपको कोई बात हमसे 1 to 1 पूछना हो, ये लाइव क्लास होती है, सिंपल सी बात है, बात को रखो, बात को रखिए और पूछिए, क्योंकि हमारे लिए सफलता सबसे सर्वोपरि है। झूठे दावे, फालतू बातें, प्रपंच हम नहीं करते। दोस्तों इसको कहा था सैमुअल ने, चरित्र आदतों का पुंज है, इसको सैमुअल इस्माइल ने कहा था। कहने का अर्थ यह है दोस्तों, इसका जो उत्तर बनेगा सैमुअल इस्माइल। नेक्स्ट, व्यक्ति को अपने माता पिता से पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे वंशक्रम कहते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था। एक इंसान को, एक बालक को, एक व्यक्ति को अपने माता पिता या पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। यह बात दोस्तों किसने कहा। सिंपल सी बात है दोस्तों, ये बात कहा था H.A. पीटरसन ने। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, ये बताओ वातावरण, मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप लोग लिखो, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बताइए, वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दिया बताओ। तो कविता, अनीता, रुचि, ब्यूटी, रचना, नीलम, नीलम यादव, लवली कुमारी, अनुराधा मिश्रा। दोस्तों वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मैंने कहा था, इसको टिक सेट कर लो। वातावरण, वरण, रण, रण मतलब रास, यानी इसको रॉस ने कहा था। किसने कहा सर, रॉस ने कहा। पक्का आपको याद रहेगा। चलिए आगे आपको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा सीखना दोस्तों अस्थाई होता है। मैंने कहा इसके 2 उत्तर आपको याद रखना है। प्रियोरिटी क्या होगा दोस्तों, प्रियोरिटी हमेशा होता है देखकर। क्योंकि एक बात बताओ, जब कोई चीज आप सामने से देखते हो तो उस व्यक्ति का चिन्ह, उस व्यक्ति का चेहरा, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब आपके दिमाग में बस जाता है। इसी को संप्रत्यय कहते हैं, इसी को आईना कहो, इसी को चिन्ह कहो। क्योंकि साम कहते हैं देखकर सीखना अस्थाई, क्योंकि वो बन गया दिमाग में। लेकिन दूसरा पहलू भी है, समझकर सीखना भी अस्थाई होता, वो गलत नहीं होता। यानी इसका उत्तर जो होगा बी और डी दोनों होगा। अब सवाल ये आया, सर अगर एक कूट में आए तब तो ठीक बात है बी और डी, लेकिन अगर कूट में ना आए तो किसको कहोगे। तो भैया आप कहोगे डी को। किसको कहोगे, डी। हाँ, देखकर। क्योंकि आपने कई बार पढ़ा होगा कि प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया हुआ ज्ञान क्या होता है, अस्थाई होता है। जो आपने सामने से देखा वो चीजें दोस्तों आपके दिमाग में घर कर जाती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सत्य बात है कि देखकर सीखना अस्थाई होता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आवश्यक सूचना,
उन सभी भाई बहनों के लिए है। अगर आप भी कई प्रयास करने के बावजूद मान लीजिए आपका सीटेट नहीं निकल रहा है, मान क्या लीजिए अधिकतर बच्चों को दिक्कत आ रही है और वो बेचारे भटक रहे हैं, क्या करें सर क्या ना करें। दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सबसे पहला काम आपको प्रैक्टिस मत करो। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट से ये जो आज के चोचले और फैशन है इनसे दूर रहो। पहला काम ये करो, पेपर में कितने नंबर की पेडागॉजी आती है सर? 90 नंबर की आती है। कितने की? 90 नंबर की। तो पहला काम आपको पेडागॉजी का पैटर्न सीखना है। पेडागॉजी क्या होता है? पैटर्न। जैसे एक शब्द के कितने मतलब हो सकते हैं, समझ पा रहे हो? जैसे समावेशी शब्द है, इसके कई मतलब हैं। समावेशी कहो, विशिष्ट शिक्षा कहो, विशेष शिक्षा कहो, वैयक्तिक विभिन्नता वाली क्लास के साथ भी जोड़ सकते हो, है ना? तो यानी एक शब्द के कितने नए नए मतलब हैं, पहले वो आप ठीक करो। ये पैडागॉजिकल पैटर्न है। अगर ऑप्शन बदले तो बदल कर संभावित ऑप्शन आपसे क्या पूछा जा सकता है ये आपको पता हो। कॉन्सेप्ट को कहानी से सीखो, जिससे आपको चीजें आपके दिमाग में घर कर जाए और जोड़कर कोरिलेट करके आप उत्तर कर जाओ। तो ये सारी चीजें आपको इस नोट्स के अंतर्गत दिया गया है। और बड़ी चीज ये है कि आपके सभी सब्जेक्ट केवल आपको 150 पेज में दिया जाता है, यानी उतना कि जितना आप पढ़ सको। मतलब दोस्तों सिर्फ आपको 150 पेज पढ़ना है और इससे आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पैडागॉजी की समझ, आप आराम से सीटेट को क्रैक कर जाते हो। अब दिक्कत यह है कि सर कहां से मिलेगा? तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने कंटेंट को परचेज कर सकते हो। प्राइस आपको दिया ही गया है, खैर 499। तो जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है, सीरियस स्टूडेंट्स हैं, केवल वही इससे जुड़े। बाकी अगर आपको खुद पे भरोसा है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप परचेज करें, क्योंकि भैया मैं सीधी सी बात करता हूं कि मेरा काम कोई व्यापार करना नहीं है, अदरवाइज हम भी कोर्स लॉन्च करते हैं। ये केवल आपके लिए एक मदद है कि अगर आप हार मान चुके हैं, नहीं हो रहा है आपसे, तो आप ये ट्राई करिए। मैं दावे नहीं, भरोसे और विश्वास दोनों दिलाता हूं कि आप पास कर जाओगे। वापस चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी और प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चंदन प्रभात करें सर पैसा भी देना है। बेटा देखो ऐसा है ना कि मैं एक बात कहता हूं, नोट्स की प्राइस कितना हमने रखा है? 499। और क्यों रखा है? क्योंकि बच्चा उस नोट्स में मेरी आवाज़ लगी है। आप जब पढ़ते हो किताब नहीं लगेगा आपको लगेगा कि वो बोल रहा होता है। और कौन कहता किताबें बोलती नहीं, बोलती हैं, पर उसमें सरल भाषा, वो सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे लगता है कि मेन चीज़ पैसा नहीं है। अगर पैसा आप सोचते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। बहुत ज़्यादा अगर आप पैसे के बारे में सोचते हैं फिर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स आप फिर बिल्कुल इसके बारे में विचार ना करें। आपका लक्ष्य केवल सफलता के प्रति हो। पैसे के बारे में अगर आपने सोचना है तो फिर आप क्या ही पढ़ पाओगे। जब बालक सीखने के लिए, दोस्तों देखिए ये साफ साफ नियम आपको दिखाता है थांडाइक का कि जब तक बालक सीखने के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक कहां बात बनेगा। जब तक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा कब तक? अब सोचो इस बात को, कैसे कोई सीख सकता है? कहने का मतलब दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों के मन में एक सवाल आता है कि सर इसको फ्री क्यों ना कर दिया जाए, है ना? आता होगा आप सबके मन में, और आप चाहते हो सर इसका ईमानदारी से जवाब क्यों नहीं दें। तो मैं इसका आपको बेटा जवाब देता हूं। एक बात बताइए, अकेले तो सर कोई काम करते नहीं और मुझे इसकी कोई मतलब नीड भी नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूं। लेकिन जो टीम वर्क होता है उनको भी तो कुछ करना होता है कि नहीं करना होता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पीछे जो टीम वर्क काम करता है, क्वेश्चन को टाइप करना, फिर पीछे से काम करना, ऑनलाइन क्लास का सेटअप करना, उसको ढंग से शेड्यूल करना, बहुत सारे काम होते हैं। उनको बताइए कहां से चीजें होंगी? ये आप लोगों के द्वारा ही तो होती हैं चीजें। अब आप बताइए, अगर आप जॉब पाओ और आप ये कह दो कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, क्या ये संभव है? आप ये बताइएगा। आप क्यों मेहनत कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हो कि आपको जॉब मिल जाए। चलिए वापस आते, आई थिंक आपको आपका जवाब आप सभी को मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, औपचारिक। अच्छा, एक सवाल फिर यहां पे आया। अब यहां से मैं 2-3 बातें मैंने कहा था कि अभी आपको लास्ट में एक और बातें बताने वाला हूं। सर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 साल के बाद शुरू होती है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। लेकिन सर जी ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके कितने नाम हैं? तो अब आप लोग ध्यान से सुनना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को आप कहते हो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या क्या नाम है सर? इसको आप कहते हो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और क्या कहते हो?
इसको कहते हो कल्पनात्मक चिंतन वाली अवस्था। समझ पा रहे हो? कल्पनात्मक चिंतन वाली अवस्था, रचनात्मक चिंतन वाली अवस्था, यह है नए नए शब्दों को जानना। तो यह आपको पूरी तरीके से दिमाग में सेव करना है। औपचारिक डेट मीन्स 11। अब सवाल देखिए दो प्रकार से आता है जो मैं आपको कहने वाला। अब ध्यान से सुनना, सवाल दो तरीके से फंसाता है। अगर पूछे कि जीन पियाजे के हिसाब से, जीन पियाजे के अनुसार वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तर्क के आधार पर अपनी बात को कहने लगता है, तो 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं। उनको लगता है कि तर्क का मतलब अमूर्त चिंतन, पर बच्चा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का स्टूडेंट होता है 7 से 11 साल वाला, वो तर्क करने लग जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा मोड़ दे दूं, मैं इस तरह कह दूं कि जीन पियाजे की वो कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चा तर्क के साथ साथ कल्पनात्मक चिंतन करने लग जाता है, सर वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। डेट मीन्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, स्क्रीन से ज्यादा वॉइस पर फोकस करो कि बोला क्या जा रहा है, जिससे आपके दिमाग में ये पैटर्न डेवलप हो जाए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताएंगे आप लोग? सीखने की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। वातावरण, सही बात है। सीखने वाले की बुद्धि, सही बात है। उद्देश्य की प्रबलता, अब आप ये बताओगे क्या लगता है आपको, या कोई नहीं? तो सिद्धांत सिंह, कंचन सिंह, अजय यादव, कन्हैया, बबीता, ज्योति विश्वकर्मा और चंदन प्रभात और अजय यादव। देखिए दोस्त, मैं सिंपल सी बात आपसे कहने वाला हूं। मैं ये कहता हूं कि वातावरण तो ठीक है, मैं कहता हूं मैं आपको फूलों की सैया पे बैठा दूं, मैं आपको फर्स्ट क्लास एसीदार कमरा दे दूं, सर अगर आपकी भावनाएं प्रबल नहीं है ना तो आप नहीं पढ़ सकते। यकीन करिए, आपको फूलों की सैया भी कांटा लग सकता है अगर आपके उद्देश्य में जान नहीं है। मैं फिर कहता हूं, जब तक आपके इमोशन नहीं जुड़े होते सर, आपके जॉब से आपकी जरूरत व इमोशन नहीं जुड़े होते, चीजें नहीं आसान होती। केवल वातावरण से, वातावरण तो केवल यह डिसाइड करता है कि आप बनोगे क्या, लेकिन बनने से भी पहले आपको यह डिसाइड करना पड़ता है सर लक्ष्य क्या है। उद्देश्य की प्रबलता, कितने लोगों ने गलत किया? एटलीस्ट मैं देख रहा हूं कम से कम 3-4% बच्चों ने गलत किया, जबकि 97 से 98% हमारे स्टूडेंट ने लगभग सही उत्तर किया है। 97% स्टूडेंट, चूंकि चैट रेट में यहां दिख जाता है कि आप में से कितने लोगों ने सही उत्तर कर रखा है। ललिता, साहिल, रेनू, सुनीता, संध्या, निशा, शशि, मनीष कुमार, कंचन सिंह, रानी गुप्ता और हमारे भाई बहन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 15। भाव अवबोधन, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है? देखिए, विचार बदल गए, पूछने का तरीका बदल गया। क्या करोगे बताओ? पूछने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। यही तो होता है भाई, इस बदलते स्वरूप में पूछने का तरीका बदल रहा है, तो क्या होगा? पठन वैकल्य का मतलब डिसलेक्सिया, मतलब ये पठन विकार है। वाक संबंधी दोष, इसका मतलब ये होता है जैसे आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हो और एक दूसरे पे कन्वर्सेशन ना कर पाओ। चला घाती चलने की प्रॉब्लम है, लेकिन भाषा को समझने में दिक्कत आ रही है, तो इसको कहते हैं अफेज्या, यानी भाषा घात। समझ पा रहे हो दोस्तों? ये क्लास उन सभी भाई बहन को समर्पित है जो बार बार कुछ नंबर से 8-10 नंबर पे, 3-4 नंबर पे रह जाते हैं। ये क्लास लाइव एंड एक्सक्लूसिव सिर्फ और सिर्फ आपको दी जा रही है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, जिससे आपको सुबह 11 बजे और शाम को 9:20 पर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 10 घंटा 20 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर आप 2 भी घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे भी लग कर पढ़ते हो तो आप पास कर सकते हो, केवल राह सही हो। तो आपका चैनल सुबह 11 और शाम को 9:20 टाइम लाइव का आप लोग नोट रखो, फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन अगर ऑन है तो नोटिफिकेशन खुद ही आपको चला जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, बताएंगे आप लोग? बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? कमेंट करिए सभी लोग। जी हाँ,
लवली, प्रीति, कन्हैया, बबीता, वर्षा, साहिल राज और बहुत से प्यारे भाई बहन। बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, मानसिक विकास सत्य है, प्रजाति की स्वच्छता कोई मतलब नहीं। सर, एक सही एक गलत पर शादी के अंतर का प्रभाव ये बहुत पड़ता है और यही इसका सही है, यही सीटेट ने भी माना है। शादी का अंतर सत्य बात है। अब अगर शादी 25 साल में होना आप 15 साल में कर दोगे तो कैसे बात बनेगा, है ना? तो ये फर्क पड़ता है आज के समाज का, वातावरण का बालक पर। नेक्स्ट, भाषा विकास के विभिन्न अंगों में कौन सा दोस्तों आपको लगता है कि बेहतर है, संबद्ध है एक दूसरे से? वैसे भी आपको पता है कि भाषा के कौशल 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मैं आपसे अगर ये पूछ लूं कि भाषा के कौशल एक साथ सीखे जाते हैं कि क्रम से, तो आप लोग क्या बताओगे? बताओ। बिल्कुल आएगा बच्चा, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो,